ये घुटने भी उम्र दराज होते हैं? ये थाई बोन है, ये लेग बोन है, ये थिक होती है। ग्रेजुअली इसकी थिकनेस कम होने लगती है। कौन सा ऐसा ये दर्द है, दर्द को कहें कि अब नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ चुकी है? कार्टिलेज डैमेज की वजह से जो पेन होता है उसी के लिए रिप्लेसमेंट होता है। आर्टिफिशियल नी लगाते, क्या इसकी कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है? नी रिप्लेसमेंट में आप बता रहे हैं जो आप लगाते हैं, क्या ये भी अलग अलग तरीके के आते हैं? आप किसी भी 3 बेसिक टाइप होते हैं, कोई सा भी जॉइंट डालो, अगर आपने ठीक से किया है, सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग ठीक की है, तो सभी अच्छे हैं। हमारा जो लिटरेचर बोलता है 90% घुटने 20 साल से भी ज्यादा चलते हैं। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं आपका। क्या आप बिना सहारे 10 कदम चल सकते हैं बिना दर्द के? क्या आप आराम से सीढ़ियां चढ़ पाते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब यह है कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा या फिर आप अभी भी अपने घुटनों को बचा सकते हैं? आज हम उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरे व्यक्ति को कहा जाता है अब तो सर्जरी ही ऑप्शन है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही है? हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर CS यादव हैं, आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, प्राइमस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव आपका। और डॉक्टर यादव के बारे में आपको मैं बताऊं तो डॉक्टर यादव 25 सालों से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट करते हुए आ रहे हैं और साथ ही साथ इन्हें BC रॉय अवार्ड मिल चुका है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इन लेह लद्दाख में, यानी कि लेह लद्दाख में तक इन्होंने नी रिप्लेसमेंट की हुई है। और अगर रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो 1000 से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज ये अब तक कर चुके हैं। चलिए डॉक्टर यादव से चर्चा की शुरुआत करते हैं और पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत आखिर पड़ती कब है, और पड़ती है तो क्या इसे टाला जा सकता है, और वो कौन सा ऐसा सिग्नल है जो ये बताता है कि आपका कार्टिलेज डैमेज हो चुका है। तो आइए शुरुआत करें डॉक्टर यादव। घुटनों की उम्र, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम उम्र दराज होते हैं, तो क्या ये घुटने भी उम्र दराज होते हैं? घुटनों की उम्र हमारी जो 30 साल की उम्र है, 40 के बाद पहुंचते हैं, फिर 50 के पहुंचते हैं, ऐसे घुटनों की उम्र भी बढ़ती है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। ये घुटनों की जो एजिंग है ना, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं। ये सेम है जैसे हम लोगों का लुक चेंज हो गया है, स्किन चेंज हो गई है, हेयर का भी देखेंगे, हेयर के नंबर्स कम हो जाते हैं, ग्रेइंग हो जाती है। सेम चेंजेस नी जॉइंट में भी आते हैं। जैसे कि ये मैं बताता हूँ आपको, ये हेल्दी नी जॉइंट है। इसके ऊपर एक चिकनी लेयर है, ये थाई बोन है, ये लेग बोन है, ये थिक होती है। अगर आपको साइड में देखोगे 5-6 मिलीमीटर, ग्रेजुअली इसकी थिकनेस कम होने लगती है विद द ग्रोइंग एज। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये तेजी से कम होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता। तो उम्र बढ़ने पर डेफिनेटली, खासकर 50 के ऊपर, तो काफ़ी एक लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज प्रोपोर्शन की ये कम हो जाती है। और इसी को हम अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जवानी वाला नी और एज वाला नी एक जैसे नहीं होते, नो डाउट। पर जब हम घुटनों की दर्द की बात करते हैं तो वो एक वक्त ऐसे था कि घुटना दर्द 50 के बाद ही आता था, लेकिन आज तो घुटनों का दर्द युवाओं में आ रहा है। हम सब में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई दर्द रहता है। तो वो कौन सा ऐसा ये दर्द है घुटनों का जो नॉर्मल कहा जाए, और जब वो दर्द आ जाए जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और उस दर्द को कहें कि अब नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ चुकी है? हाँ देखिए, जो नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, मैंने बताया ना, चिकनी लेयर है, ये आपकी ख़त्म हो गई तो घुटना फिर आपका ऐसा हो जाता है। आप देख रहे हैं इधर, ये चिकनी लेयर ख़त्म हो चुकी है, पूरी ब्लीडिंग होने लगी है और पूरी बोन बोन से टकराने लगती है। जब ये इस आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से जो पेन होता है, केवल उसके लिए रिप्लेसमेंट होता है। मान लो इसके आसपास मसल्स भी है घुटने के चारों तरफ, और भी चीज़ें होती हैं, टेंडन होते हैं, कई बार उसका पेन भी होता है, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट नहीं होता है। और ये चीज़ बड़े आराम से पता चल जाती है एक्सरे पर। एक्सरे पर पेशेंट के चलने से पता चल जाती है। और जैसे ये लेयर ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पूरी तरह घिस जाती है, तो घुटने टेढ़े पड़ने लगते हैं। तो बड़े आराम से पेशेंट से बात करके, उसको चला के और एक्सरे के बेसिस पे क्लियर पता लग जाता है कि ये पेन कार्टिलेज डैमेज की वजह से है, और कार्टिलेज डैमेज की वजह से जो पेन होता है उसी के लिए रिप्लेसमेंट होता है। बाकी और भी पेन हो सकते हैं नी जॉइंट में, वो कार्टिलेज की वजह नहीं होती है, उसके लिए रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो हमें रूल आउट करना होता है, कोई और वजह तो नहीं है। जब आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब चिकनी लेयर की, आपने दिखाई ये चिकनी लेयर,
हमारी आम भाषा में हम इसे कहते हैं कि घुटने की ग्रीस खत्म हो हाँ, गई। क्या यही चिकनी लेयर घुटने की ग्रीस है, और घुटने की बिल्कुल। ग्रीस आखिरकार खत्म कैसे होती है? हाँ, यही चिकनी लेयर को ग्रीस कहते, इसके बहुत सारे, एक तो एजिंग मैंने बताया, जैसे कि जवानी में जो घुटना है वो 50-60 पे नहीं रहेगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे ही, है ना। तो इसमें लेकिन कुछ लोग, ऐसा नहीं है सबके जॉइंट बदल जाते हैं। लोग 80 साल 90 साल के भी बिना जॉइंट रिप्लेसमेंट के अपनी पेन फ्री, बिना कार्टिलेज को घिसे हुए चलते रहते हैं। तो उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। एजिंग का फ़र्क ज़रूर आता है, किसी में ज़्यादा आता है, किसी में कम आता है। तो ज़्यादा किन लोगों में आता है? हुँ, ज़्यादा उन लोगों में आता है जिस पे कोई डिबेट नहीं है, वेट बढ़ने से। हुँ, एज आपके हाथ में नहीं है। जब आपका वेट ज़्यादा होता है, थोड़ा एक फीमेल फैक्टर भी होता है, हार्मोनल भी होता है ना? जब ये चीज़ मेल के में बहुत कम होती है, फीमेल में ज़्यादा होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। तो ये बहुत सारे कंट्री, या आपके घुटने में पहले चोट लगी हो, लिगामेंट टूट गया हो और आपने उसका इलाज नहीं कराया है, तो ये सारे चीज़ें इस कार्टिलेज को ख़त्म होते हैं। कई बार ऑटो इम्यून जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, उसमें बॉडी के अंदर चेंजेस, ब्लड के अंदर चेंज आए तो वो कार्टिलेज को डैमेज करने लगते हैं। जी। फिर आपकी कम एज है तब भी खराब कार्टिलेज हो सकती है, जिसको हम गठिया बोलते हैं, हुँ। रोमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये मोटे मोटे से 4-5 ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी से खराब हो जाता है। पर डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि लाइफ़स्टाइल भी बड़ा प्रॉब्लम है। हम लाइफ़स्टाइल में बहुत कुछ चेंजेज़ हम्म। और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एज़ अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, और जो घुटनों को बहुत सालों से देखता आ रहा है, आखिरकार क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं रोज़मर्रा की डेली एक्टिविटीज़ में, हम्म। जिससे कहीं न कहीं ये कार्टिलेज, जिसको ग्रीस कहा जा रहा है, या फिर घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये कार्टिलेज ना घिसे, आपके हाथ में क्या है, आप एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज जैसे कि वॉक है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, लेकिन कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है। वॉक से घुटने की यूथनेस बनी रहती है, लेकिन वॉक के अलावा घुटने के लिए एक मसल होती है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, उसके लिए अलग से एक्सरसाइज करें। हुँ, और तीसरी बात जो है, एक स्टेज के बाद आपको लगने लगता है कि अब मुझे पालती, आप 45-50, वो एज हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपको लगता है इंडियन टॉयलेट पे अब मुश्किल होने लगी है, जी। तो उनको अवॉइड करना शुरू कर दें। वॉक से नहीं होती वो प्रॉब्लम, लेकिन अक्सर नीचे से अब बैठती हूँ, फिर उठने में मुश्किल है, तो वो फैक्टर है, उसको अवॉइड करें। और न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है जी। उसमें। हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाएँ, वाइटामिन जाएँ, वो भी हीलिंग करते हैं, डीजनरेशन को स्लो करते हैं, एजिंग को स्लो करते हैं। तो कुल मिला के फिट रहना, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करके, और अपना प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाना चाहिए। और कोई इशू है जो नी को ख़राब कर सकता है बॉडी में किसी भी टाइप का, या आर्ट कार्टिलेज को, उसको एड्रेस करना चाहिए डॉक्टर से मिलके। डॉक्टर साहब, क्या हम कोई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है, जाने अनजाने में? हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम फिट रहें, हम वॉक करें, लेकिन जाने अनजाने क्या हमसे ऐसी कुछ गलतियां हो रही है, जैसे कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग टुडे, बैठना आजकल नया स्मोकिंग हो गया है, तो हाँ, बैठने से कहीं ना कहीं घुटनों पर हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। देखिए, मैंने बताया एक्सरसाइज का, बहुत बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ और ओवर वेट हो जाना, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना, है ना, यही चीज़ आपके हाथ में है। एजिंग तो आपकी होगी, और जैसे कि आप बैठे हुए 90 डिग्री पे बैठ के, इससे घुटना खराब नहीं होगा। और अगर आपको ज़मीन पे बैठते हैं और उकड़ू बैठते हैं, कुछ पॉस्चर होती हैं, उस पे बिल्कुल प्रूवन है, वो कार्टिलेज की जो थिकनेस को कम करते चले जाते हैं और धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है। तो वो अवॉइड करें। वही मैंने आपको बताया कि भाई, नीचे बैठने में इंडियन टॉयलेट में लगता है मुश्किल है उठना, तो वही हमारे हाथ में है, और एक्सरसाइज करते रहें। जी। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा भ्रम है आजकल लोगों को, जब बोल दिया जाता है पेशेंट्स को कि आपको अब नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स में ये भ्रम रहता है कि सच में मुझे क्या नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, या कहीं मुझे गुमराह तो नहीं किया जा हम्म। रहा। आ, आ, बिल्कुल सही बात है है, ना? बिल्कुल सही और बात है। साथ ही साथ गुमराह के हाँ। साथ कहीं ना कहीं मैं इसको और डिले कर दूं, अभी तो घुटने ज़्यादा दर्द नहीं करते, हाँ। अगले साल करा लूंगी। तो अर्ली सर्जरी वर्सेस लेट सर्जरी, हम्म। क्या बेहतर है, और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है? देखिए, 3 चीज़ क्लियर कट आपको बता देती हैं ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है।
है ना। ऑपरेशन मान लो बोल दिया, मैंने बोल दिया ऑपरेशन कराना है, फिर भी नी रिप्लेसमेंट कभी अर्जेंट कराना ज़रूरी नहीं होता है, आप कुछ महीने डिले कर सकते हो। जैसे कि 3 चीज़ क्या होती हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। एक्सरे में क्लियर दिख जाता है कि कार्टिलेज कितनी घिस चुकी है, मतलब लेट स्टेज अर्थराइटिस की हो, पहली बात। दूसरी बात, पेशेंट परेशान कितना है। अगर पेशेंट को लगता है कि वो बहुत डे टू डे बेसिस पे घुटना एक बहुत बड़ा उसका लिमिटिंग फैक्टर, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आधे घंटे चलने के बाद दर्द होता है, 20 मिनट के बाद थोड़ा कुछ होता है, तो जी। मत कराइए। हुँ, डिले करने में कोई हार्म नहीं है। हुँ, लेकिन जब आपको लगता है कि मुझे मॉल बच्चों के साथ नहीं जा सकती, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एयरपोर्ट पे आप जाने में सोचना पड़ेगा गेट पे, है ना। और आपको पड़ोस में कहीं ग्रोसरी दुकान पे जाना है, 1-2 किलोमीटर चलना है, तो आपको सोचना पड़ता है चलूँ कि ना चलूँ, घुटना दर्द करने लगेगा। तो डेली बेसिस पे ज़्यादा सिम्टम हो जाएं, दूसरा फैक्टर हो गया। जी। ठीक है, दोनों मिल रहे हैं, तीनों फैक्टर। एक तीसरा फैक्टर होता है एज। हुँ, अगर मैं हमेशा ये बोलता रहा हूँ अपने मीडिया में, 50 के ऊपर अगर आपका सर्जन अच्छा है, उसकी मैं पेशेंट को बोलता हूँ फिटिंग बैलेंसिंग अच्छी कर दे, तो पूरी लाइफ निकालता है। हुँ, कम एज है और पेशेंट ज़्यादा परेशान नहीं है, तो अवॉइड ही करना चाहिए रिप्लेसमेंट को, अनटिल अनलेस डेली। कई बार ऐसा होता है गठिया वाली अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल एज 30 भी है लेकिन वो व्हील चेयर बाउंड है, बिस्तर पे रहते हैं, उसमें फिर एज भी नहीं देखी जी। जाती। डॉक्टर साहब, यहाँ आप जब हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें, क्या हम कुछ सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करके खुद ये पता कर सकते हैं कि हमारे घुटने मज़बूत हैं कि नहीं है? नहीं, वो तो वैसे ही पता, जब अगर आपके घुटने स्ट्रेट हैं, आप खूब चल पा रहे हैं, सीढ़ी जैसे आपने शुरू में ओपनिंग कमेंट बोला, सीढ़ी आराम उतार से चढ़ पा रहे हैं, कोई आपको सिम्टम्स नहीं है, इससे क्लियर कट इंडिकेटर है कि आपका सब कुछ ठीक है। हुँ। और डॉक्टर साहब, जब नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता है, इज़ इट ओपन एंड शट केस, यानी कि बोल दिया अब करानी पड़ेगी और इसका कोई विकल्प नहीं है, या फिर आपने जिस तरीके से बोला कि थोड़ी देरी की जा सकती है, ये हम्म। पेशेंट को कैसे पता चले कि थोड़ी देरी की जा सकती है? क्या वो अपने सर्जन पर बिलीव करे, क्योंकि सर्जन ने तो उसे कह दिया कि आप आज ही करा लीजिए? नहीं, इसमें ये बीच का रास्ता है। अगर मैंने बताया ना, एक्सरे में क्लियर दिखता है, इवन पेशेंट भी उस एक्सरे को समझ, हम अपनी ओपीडी में एक्सरे लगा के रखते हैं, हुँ, नॉर्मल एक्सरे, बीच की अर्थराइटिस, ज़्यादा अर्थराइटिस, तो एक्सरे पेशेंट करा के लाया, तो पेशेंट को समझ में आ जाएगा ये वो वाली है, एक्सरे में दिख रही है। और सिम्टम सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, पेशेंट परेशान कितना है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। और मान लो पेशेंट बहुत परेशान भी है, मैंने भी बोल दिया उनको आज ऑपरेट करा लो, अगर वो 6 महीने भी लेट करता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी। अगर सर्जन अच्छा है आपका, आज ऑपरेशन करे या 1 साल बाद करे या 2 साल बाद करे, रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। ये नहीं कि आज मैंने बोल दिया तुरंत विद इन ए मंथ और 2 मंथ करा लेना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा डरने की ज़रूरत होती नहीं है। आप डिले कर सकते हो, आपको लगता है मैं नहीं कुछ महीने बाद फुर्सत में आऊँगा, कोई बाहर बच्चा है वो आएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि एक्सरे में साफ तौर पर आ जाता है, एक एक्सरे को हम्म। अगर मैंने रीड करना हो तो वो एक्सरे क्या ऐसा कहता है, पढ़ता है, जिसमें ये साफ इंडिकेटर होता है कि यू नीड अ नी रिप्लेसमेंट? हाँ, वो मुझे आज एक्सरे भी शायद लेके आना चाहिए था। वो जैसे कि ये जो कार्टिलेज होती है ना, दोनों हड्डियां दूर दूर होती हैं एक्सरे में, बीच में एक काला काला गैप होता है, और दोनों तरफ ये बराबर होता है, ये कंपार्टमेंट होते हैं दो। तो वो आप जब भी एक्सरे में अर्थराइटिस होती है, एक तरफ तो स्पेस, ये वाला कंपार्टमेंट ज़्यादा खराब होता है, तो ये हड्डियां नज़दीक आ जाती हैं, कई बार ये काली काली जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और दूसरी तरफ हेल्दी वाली साइड में जो दिख रही होती है, तो अगर एक्सरे सामने हो तो पेशेंट को समझ में आ जाता है। आप भी पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो उसको। और जब आपने कहा कि टालने के लिए टल सकती है, जब तक टाल लीजिए, लेकिन भ्रम ये रहता है कि मेरे जो ये असली घुटने हैं वो चले हम्म। जाएंगे, ये असली घुटने चले जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब आर्टिफिशियल घुटने लगा देंगे। तो क्या ये आर्टिफिशियल घुटने से आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो पहले जी जा रही थी वो जी जा सकती है? देखिए, अगर रियली ये मैंने 3 चीज़ बताई, 3 चीज़ हैं, तो घुटना बदलवाने के बाद आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है। और होता क्या है, जैसे ही आप घुटने को रिप्लेस करते हो, अगर वास्तव में जल्दी है, लेट स्टेज है,
बहुत कम खराब को नहीं करना चाहिए। तो एक तो टेढ़ा घुटना होता है वो सीधा हो जाता है, और वो जो हड्डी से हड्डी टकराने का दर्द, जो चिकनी लेयर ख़त्म हो गई, हड्डियाँ टकराती हैं, पेन मेनली वहीं से आता है, तो वो भी दूसरे दिन ही चला जाता है। और दूसरे दिन एक और चीज़ पेशेंट को फील होती है कि भाई इस घुटने पे तो मैं खूब चल सकता हूँ, जी। तीनों चीज़। और पेशेंट को नेक्स्ट डे ही लगने लगता है मेरी ज़िंदगी बदल गई है, अगर रियली आपने सही केस में किया है ना। और जहाँ तक सवाल है आर्टिफिशियल घुटने का, इससे दुनिया के आप सारे काम कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नेचुरल घुटने से करते हो, कर पाते हो, उससे नहीं कर सकते हो। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से ये होता है, वो ज़िंदगी भर आपका साथ देता है। जैसे कि नीचे पालती मार के उखड़ू आप बैठ तो सकते हो, अगर अवॉइड करो तो उसकी लाइफ शायद और बढ़ जाती है, ये हमारी साइंस कहती है। बैठ सकते हो आप, पेन स्वेलिंग ऑपरेशन के बाद ख़त्म हो जाए। तो कुछ छोटी मोटी प्री वो होती हैं सावधानियाँ, वो लेने होती हैं, और एक्सरसाइज करते रहो जिससे एंजॉय करते रहो। आप इसको करने के बाद आप स्विमिंग करो, गोल्फ खेलो, सीढ़ी दूसरे दिन ही चढ़ उतरो, जो करना है आप, सारी चीज़ अलाउड होता है। जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक अलाउड वॉकिंग है, कर सकते हैं, जॉगिंग नहीं कर सकते। ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, रनिंग, हाई स्टेप एक्टिविटी जिसमें हील ऊपर जाती है झटके से ज़मीन पे, जो जॉगिंग में रनिंग में होता है, वो अवॉइड करो तो अच्छा है उसकी लॉन्जेविटी के लिए। जी। कर अब तो डॉक्टर सकते साहब हो मैं आप। आपसे ये हाँ। पूछना चाहूँगी, आखिरकार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की कैसे जाती है? क्या अलग-अलग तरीके की नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। होता क्या है कि नी में, जैसे कि ये मॉडल है, ये थाई बोन है, हुँ, ये आप देखेंगे, ये तो अर्थराइटिक जॉइंट है ना, ये गोल गोल होता है सेमीलूनर। हाँ, अब इसको, इसका शेप आपने देखा, हम छील के, हम छीलने के बाद ये देखो थाई बोन है, इसको ये शेप दे देते हैं, और इसको ये शेप देके हम लोग कैप चढ़ा देते हैं, है ना, ये कैप चढ़ गई। ऐसे ही लेग बोन को छील के ये हम लोगों ने प्लेट लगा दी, एक और जी। कैप चढ़ा दी, दोनों ये कैप चढ़ जाती हैं। फिर बीच में हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है पूरी, पूरे लोअर पार्ट को काट कर छीलते हैं, कैप चढ़ा देते हैं, इधर भी थोड़ी थोड़ा छीला, रेगुलर इसको एक शेप दे दिया, थोड़ा थोड़ा सा बोन काटते हैं, और बची हुई कार्टिलेज, डैमेज कार्टिलेज सबको हटा देते हैं, बीच में ये प्लास्टिक डाल देते हैं। तो ये हो गया जॉइंट रिप्लेसमेंट, और इसमें ये मूवमेंट होने लगता है। होता क्या है, इसको दो तरीके होते हैं मेनली करने के, जिसमें नेचर को कम डिस्टर्ब करते हैं। जी, जैसे कि यहाँ छीलने में, वो मेरे पास मॉडल नहीं है जो हम लोग करते हैं, जैसे ये सेंटर में होल बनाया है, इसमें सेंटर में भी बोन को काटा गया है, एक लिगामेंट को भी काटा गया है। इसको बिना काटे भी हो सकता है, अगर इसको नहीं काटते हो, यहाँ भी थोड़ा कम रिलीज करते हो, तो कुल मिला के ये, इसको नी रिप्लेसमेंट का बेटर वर्जन, नी की रीसरफेसिंग कह दो तो ज़्यादा अच्छा है, लेस इन्वेसिव है, और इसमें जो है पेशेंट जल्दी कॉन्फिडेंट रहता है, ब्लड लॉस ना के बराबर होता है, और रीसरफेसिंग में रिवीजन के चांसेस कम होते हैं, कई जी। सारे बेनिफिट होते हैं। और डॉक्टर अगर ये, साहब ये जो आप नी रिप्लेसमेंट में आप बता रहे हैं, जो आप लगाते हैं, जो चीज़ आप मेटल लगाते हैं, क्या ये भी अलग-अलग तरीके के आते हैं? हाँ, इसमें बेसिकली मोर और लेस सारे मेटल एक जैसे होते हैं। कोबाल्ट क्रोम होता है बेसिक जो फाउंडेशन, और उसके ऊपर टाइटेनियम की कोटिंग कर देते हैं। जैसे ये टाइटेनियम का कोटेड नहीं है ना, तो उसका कलर गोल्ड जैसा हो जाता है, तो उसको गोल्ड नहीं बोलते हैं, जी, है ना। ऐसे ही एक और जिरकोनियम ऑक्सीनियम नहीं होता है, तो तीन चार बेसिक थोड़े से डिफरेंस होते हैं, और इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा फर्क, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, फिटिंग बैलेंसिंग ठीक किया कि नहीं किया। आप किसी भी थ्री बेसिक टाइप होते हैं, कोई सा भी जॉइंट डालो, अगर आपने ठीक से किया है, सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग ठीक की है, सराउंडिंग लिगामेंट मसल की, तो सभी अच्छे हैं। पर ये तो आपको पता है ना डॉक्टर साहब कि ये अच्छा तरीके से किया है या नहीं किया। पेशेंट को कैसे पता चले कि मेरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ठीक हुई है? पेशेंट को जब सिम्टम्स, पेशेंट बिल्कुल खुश हो जाता है, तो मतलब मान के चलो सब कुछ ठीक हुआ है। सिम्टम्स बता देते हैं और पेशेंट। डॉक्टर साहब क्या ये जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है और जब आप नी लगाते हैं, आर्टिफिशियल नी लगाते हैं, क्या इसकी कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है? मैंने बताया ना, 50 के ऊपर ये लाइफ लॉन्ग चलता है। हमारा जो लिटरेचर बोलता है कि 90% घुटने 20 साल से भी ज़्यादा चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ,
20 साल के अंदर केवल 10% घुटने घुटने डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से फेल हो जाते हैं, मतलब बहुत लंबे चलते हैं। जी। फिटिंग, बैलेंसिंग, गुड सर्जिकल स्किल्स, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, यही सच बात है, यही ईमानदारी बात है। अच्छा उसको फिट करना, बैलेंस करना से ही उसकी लाइफ आती है। डॉक्टर साहब, इसमें भी क्या कोई सच्चाई है कि कहा जाता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के बाद आपकी बॉडी एक क्रॉकरी की तरह हो जाती है, बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। क्या इसमें कुछ सच है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, ये तो ज़िंदगी बदल देता है। घुटने सीधे हो जाते हैं, सीधे घुटने पे आप दुनिया के सारे काम कर सकते हो और फिर से आप और चलना, मैं हमेशा बोलता हूँ, चलना बेस्ट नेचुरल मेडिसिन है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई लिख दो, मैं हमेशा बोलता हूँ ओपीडी में भी, वो चलना बेस्ट नेचुरल मेडिसिन है, दवाइयों में ज़्यादा कुछ नहीं रखा। तो आप चलने लायक हो जाते हो, चलने से आपका हार्ट, लंग, किडनी और आपका मसल, ऑस्टियोपोरोसिस, अपर पार्ट के फ्रैक्चर जो होते हैं सब दूर रहते हैं आपसे। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जब आप करते हैं तो क्या आप बॉडी में जो कोई और बीमारियां हैं उसके बारे में भी देखते हो? क्या डायबिटीज के साथ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का कोई कनेक्शन है? क्या मुश्किल होती है डायबिटिक पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट करना? आधे से ज़्यादा डायबिटिक होते हैं जब नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है 50 के ऊपर, है ना? उसको कंट्रोल करते हैं, कोई भी बीमारी हो उससे पहले एनेस्थेटिस्ट हमारा देखते हैं, सभी जगह वही सिस्टम है। जी। एनेस्थेटिस्ट जब डिक्लेयर कर देता है कि आप फिट हो या कोई कमी निकलती है, उसको करेक्ट करते हैं, पेशेंट का ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, बेटर करते हैं, उसको इंतजार कराते हैं जब तक, फिर ऑपरेट करते हैं। और मान लो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कभी होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो पेशेंट को मना भी करते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी रेयर थिंग। डॉक्टर साहब, सबके मन में यही सवाल होता है कि नी रिप्लेसमेंट कराने की अब नौबत आ ही गई है तो इसमें खर्चा कितना होगा? यही सुना है कि इसमें खर्चा बड़ा होता है, और क्या हॉस्पिटलाइजेशन में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा दिन आपको रुकना पड़ता है? नहीं, नहीं, खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप देखोगे एक-एक दवाई, एक-एक गोली 1-1 लाख रुपए की आती है। ये तो जॉइंट को बनाया जा रहा है बड़ी रिसर्च के बाद, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में खर्चा 5 लाख दोनों घुटने का इम्प्लांट के साथ, ज़्यादातर में एवरेज 5 से लेके 6 लाख, साढ़े 6 लाख आता है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। जॉइंट की कीमत भी इसमें शामिल है, तो ये तो मैं नहीं कह रहा, जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत सस्ती सर्जरी है और सर्जरी बड़ी कॉस्टली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो रोज आप उससे पहले दवाइयाँ खाते थे, रिकरिंग कॉस्ट, वो आपने ख़त्म हो जाती है। आप पेन किलर ये सब इधर उधर की दवाइयाँ खाना बंद कर देते हो आप। डॉक्टर साहब, आप नी रिप्लेसमेंट के साथ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी करते हैं, तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज में क्या कोई प्रिकॉशंस, क्या कोई रिस्क इन्वॉल्व होते हैं? और जब कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हाँ, हाँ, जाती हैं तो क्या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में क्या कोई फ़र्क आता है? क्या कोई दिक्कतें आती हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। होता क्या है कि हिप रिप्लेसमेंट ये कहा जाता है, सबसे ज़्यादा दुनिया को किसी ने बदला है एक सर्जरी ने, वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है, प्रोवाइडेड डन प्रॉपरली। उसके बाद नी रिप्लेसमेंट से भी ज़्यादा अच्छा पेशेंट फील करता है। और इवन कोई यंग फीमेल है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है, वो कर सकते हैं। और जैसे ही एक्यूट फेज, जो हीलिंग फेज कंप्लीट हो जाती है 2-3 महीने में, आप सारी सेक्सुअल एक्टिविटी और जो भी है, किसी भी चीज़ का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और इवन पेशेंट, हिप वाले पेशेंट नी रिप्लेसमेंट से भी ज़्यादा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप रोबोटिक सर्जरीज भी करते हैं, आपने 1000 से ज़्यादा अब तक रोबोटिक सर्जरीज की है। क्या मैनुअल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में फ़र्क है? क्या रोबोटिक सर्जरी बेटर है? और बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। देखो, कहा तो ये जाता है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत उसको हाइप किया, हकीकत ये है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपको, एक सर्जन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्जन अच्छा नहीं है, रोबोटिक सर्जरी, रोबोट का भी उसकी हेल्प ले रहा है, तब भी अच्छे रिजल्ट नहीं आते। ये मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ और अपनी ओपीडी में बैठ के देखता हूँ। तो अच्छे सर्जन का रोबोट रिप्लेसमेंट नहीं होता है। और जहाँ तक मान लो हम लोग, जैसे कि कुछ पेशेंट कहते हैं मुझे रोबोट से ही कराना है, और ये कहा जाता है कि बहुत सिग्निफिकेंट मैनुअल में रोबोट में होता है, ये बात सच नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, है ना, ये सच बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे रोबोट से ही कराना है। हाँ, इसमें ये है कि हम लोगों का बेनिफिट ज़रूर होता है, सर्जन का बेनिफिट, हॉस्पिटल का बेनिफिट, रोबोट बनाने वाली कंपनी का बेनिफिट। तो अगर आपका सर्जन है, अच्छा है, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रोबोट से कराओ तब भी ठीक है, नहीं रोबोट से कराओ तब भी कोई उसमें कमी नहीं है, नॉन रोबोटिक में भी।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई, जो तमाम तरीके की कंफ्यूजन थी, मिथ्स थे, भ्रम थे, वो सब कहीं ना कहीं आज दूर हो गए नी रिप्लेसमेंट से जुड़े हुए। थैंक यू भावना, थैंक यू। घुटनों का दर्द धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटे कर देता है। पहले आप दौड़ना छोड़ते हैं, फिर चलना और फिर जीना भी सीमित हो जाता है। हर दर्द का अंत ऑपरेशन नहीं है और हर ऑपरेशन गलत भी नहीं है। सही फैसला तभी होता है जब आपको पूरी सच्चाई पता हो, ऑप्शंस की, रिस्क्स की और टाइमिंग की। तो डर के कारण सर्जरी मत टालिए और जल्दबाजी में सर्जरी का फैसला भी मत लीजिए। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।